क्या एक न्यायप्रिय राजा की दयालुता उसके अपने भाग्य की विडंबना बन सकती है? और क्या एक रहस्यमय शक्ति उस राजा को भी उसके पूर्व कर्मों का फल भुगतने पर मजबूर कर सकती है, जिसकी प्रजा उसे देवता मानती है? राजा भोज एक न्यायप्रिय राजा थे, जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। उनके दरबार में बहुत से विद्वान थे और राजा चापलूसों से हमेशा दूर रहते थे। प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी और उनकी जय जयकार करती थी। राजा रात में भेष बदलकर प्रजा के घरों के पास घूमते थे ताकि उनके दुख सुख का पता लगा सकें। एक रात राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी बातें कर रहे थे। झोंपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह अब बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया है। उसके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपने यजमान के घर जाकर पूजा पाठ करा सके। उसका कोई बेटा भी नहीं है जो कमाकर खिला सके। उसने कहा कि अब उसके पास केवल एक ही रास्ता है कि वह राजा भोज के दरबार में जाए। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी। कहते हैं कि राजा भोज बड़े दयालु हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। ऐसी दशा में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बेटा होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में राजन, मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने 100 सोने और चांदी के सिक्के उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह सुख से अपना जीवन बिता सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वह रुपए एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। किंतु रात में एक अजीब घटना घटी। सुबह जब ब्राह्मण ने संदूक खोला तो सारे रुपए गायब थे। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे, कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो रुपए कहाँ चले गए। वह ब्राह्मण परेशान होकर सुबह दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने चांदी के सिक्के दिए। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण उन रुपयों से अपना नया मकान बनवा सकता था, किंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण रात को गहरी नींद में सोया था। उसने सपने में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं, ब्राह्मण देवता, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसीलिए मैं वह रुपए लेने आया हूँ जो मैंने सुबह तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह रुपए राजा को लौटा दिए। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी संदूक से वह रुपए गायब थे। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सपने में लौटाए गए रुपए सचमुच कैसे गायब हो गए। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में फिर पहुंचा और रात का सारा वृत्तांत राजा को कह दिया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए। वह चकित थे। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि 100 सोने और चांदी के सिक्के ब्राह्मण को फिर दिए जाएं। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, लेकिन राजा भोज ने निश्चय कर लिया था कि वह आज रात खुद ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। रात में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचे तो रात के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान थे। राजा ने देखा कि बिल्कुल उन्हीं की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वो रुपए वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा न गया। राजा अपने उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचकर कहने लगे, महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, राजा तो मैं हूँ।
आप इस तरह से क्यों इस ब्राह्मण को दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? राजा के उस हमशक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह गरीब ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण के रुपए या तो गायब हो जाएंगे या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा। यह इन पैसों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की गरीबी इसके पूर्व में किए गए कर्मों के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसे कोई दंड न दें। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत विनती की, तब राजा का वह हमशक्ल कहने लगा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा अजीब है। यह कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गए। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वे अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दिया। राजा भोज थमी होकर घोड़े से गिरकर बेहोश हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में थे। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी। वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया था। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को ठीक कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवन दाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुके थे। गंगू तेली राजा को देखते ही समझ गया कि वह कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि सच्चाई जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा, इसीलिए राजा चुप रहे। गंगू तेली ने राजा को कोल्हू पेरने का काम दिया। राजा ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गंगू तेली खुद भी राजा के साथ कोल्हू का बैल बनता था। किंतु हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। गंगू तेली ने राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती, चमकता हुआ मस्तक देखकर अनुमान लगाया कि यह उसका दास जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवन दाता का कृष चुकाना था, इसीलिए पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर भी राजा ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे तो वहां तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाते तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत का विशाल आयोजन था। सबसे अच्छे संगीतकार को चुना जाना था। किसी तरह से गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया
और तय समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंचे। राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक चमक झलक रही थी। दरबार में चारों तरफ खुशी और उत्साह था। बड़े बड़े गायकों ने अपना अपना गाना सुनाया, परंतु राजा की बेटी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए गंगू तेली ने राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और वीणा उठाकर गाना शुरू किया। राजा भोज ने वीणा उठाकर गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगीं। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, श्रेष्ठ गायक। पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा अजीब लगा। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया था। वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ, यही है संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना वंश जाने इस तरह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख लें। राजकुमारी वसुंधरा ने पूरे विश्वास के साथ उत्तर दिया, क्योंकि राजकुमारी का मन कहता था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा सिद्धराज के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यावर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहाँ तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज हैं। उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि तपदेव, आप बताएं कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजय हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छोड़ सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरती पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे हैं। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारी राजकुमारी का पाणी ग्रहण कर सके? पुण्यदेव ने स्पष्ट किया, महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनेक हैं, वे सबसे महान हैं। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा, पर वह युवक बिल्कुल शांत और गंभीर खड़ा था। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य ही हो, परंतु हमारे सभासदों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह अभद्रता क्यों कर डाली। हमारी बेटी केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में चारों गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने शांत होकर राजा से कहा, नहीं महाराज, हमारी दृष्टि क्षमा करें।
भोज के गुणों से भी बड़ी शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले, तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है। वह युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठहाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है पुण्य या भाग्य। राजा भोज इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी इधर उधर की ठोकरें खा रहा है, पर होनी बड़ी प्रबल है। होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, हाँ महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। यह सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच हूँ। भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात कह सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इनकी दास्ता को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में खुशी का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डाली और विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। इस समय होनी राजा भोज पर प्रसन्न थी। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा भोज का विवाह राजकुमारी वसुंधरा के साथ पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। एक दिन की बात है, राजा सिद्धराज ने बड़े आदर सम्मान के साथ भोज को उनके राज्य धारा नगरी लौटने के लिए विदा किया। भोज अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके मन में एक और विचार चल रहा था, गंगू तेली का। जब भोज अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो गंगू तेली उनके पीछे पैदल चल रहे थे। उनकी आंखों में उदासी और गर्व का मिश्रण था। भोज ने घोड़े को रोका और गंगू तेली के पास गए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, मेरे जीवनदाता, आपने मेरे प्राण बचाए और मुझे अपना दास मानकर भी मुझे सम्मान दिया। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। गंगू तेली की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजन, आप तो राजा हैं। यह मेरा सौभाग्य था कि मैंने आपकी सेवा की। राजा भोज ने गंगू तेली का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ घोड़े पर बैठने के लिए कहा। गंगू तेली ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण तेली हूँ, आपका सेवक हूँ। मैं कैसे आपके साथ घोड़े पर बैठ सकता हूँ? राजा भोज ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगू तेली, आप अब मेरे सेवक नहीं, मेरे मित्र हैं और मेरे जीवनदाता हैं। जिस व्यक्ति ने मेरे प्राणों की रक्षा की, वह मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर है। गंगू तेली राजा भोज के साथ घोड़े पर बैठे। यह दृश्य देखकर सिद्धराज के सिपाही और राजकुमारी वसुंधरा चकित रह गए। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक राजा एक साधारण तेली को इतना सम्मान क्यों दे रहा है। लेकिन वे चुप रहे। जब राजा भोज अपने राज्य धारा नगरी पहुंचे, तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पूरी नगरी में खुशी का माहौल था। राजा भोज ने सबसे पहले अपने माता पिता और अपने दरबारियों का अभिवादन किया, लेकिन फिर उन्होंने गंगू तेली को सबसे आगे बुलाया और कहा, मेरे दरबारियों, यह गंगू तेली हैं। जब मैं बुरी स्थिति में था, तब इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की और मुझे जीवन का एक नया पाठ सिखाया। आज से यह मेरे दरबार के सबसे सम्मानित व्यक्ति होंगे। राजा के दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे।
उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि राजा एक साधारण तेली को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। कुछ दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, गंगू तेली एक साधारण व्यक्ति हैं। उन्हें दरबार में इतना सम्मान देना उचित नहीं है। इससे आपके राज्य की गरिमा कम होगी। राजा भोज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दरबारियों, गंगू तेली ने मुझे सिखाया है कि इंसान की असली पहचान उसके पद या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल से होती है। गंगू तेली ने मुझे जीवन का एक नया पाठ सिखाया है, जो मुझे किसी भी विद्वान ने नहीं सिखाया। इसीलिए मैं उन्हें इतना सम्मान दे रहा हूँ। राजा भोज ने गंगू तेली को दरबार में एक ऊंचा पद दिया। गंगू तेली ने इस पद को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह अब भी एक साधारण व्यक्ति की तरह रहना चाहते थे। राजा भोज ने गंगू तेली को दरबार में एक ऊंचा पद तो दे दिया था, लेकिन यह बात दरबार के कई मंत्रियों और सामंतों को रास नहीं आ रही थी। वे गंगू तेली को एक साधारण तेली ही समझते थे, जिसे राजकाज की कोई समझ नहीं थी। वे अक्सर आपस में कानाफूसी करते और गंगू तेली का अनादर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन गंगू तेली अपनी सादगी और शांत स्वभाव से सबको जवाब देते थे। वह अपने नए पद पर रहते हुए भी कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते, राजकोष के हिसाब किताब में अपना ध्यान लगाते और राजा भोज को सच्चे मन से सलाह देते। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आ गया। लगातार 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, नदियां और तालाब खाली हो गए थे। प्रजा भूखे प्यासे मर रही थी। राजा भोज ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह मांगी। एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमें पड़ोसी राज्यों से अनाज खरीदना चाहिए। दूसरे ने कहा, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और बड़े बड़े यज्ञ करवाने चाहिए। तीसरे ने कहा, हमें अपनी सेना को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अकाल के समय पड़ोसी राज्य हम पर हमला कर सकते हैं। राजा भोज ने उनकी सलाह सुनी, लेकिन किसी भी सलाह से उन्हें कोई समाधान नहीं मिल रहा था। वह जानते थे कि पड़ोसी राज्यों के पास भी अनाज की कमी होगी और यज्ञ और प्रार्थना से तुरंत बारिश नहीं हो सकती। राजा बहुत चिंतित थे। तभी गंगू तेली ने हिम्मत करके कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। दरबारियों ने गंगू तेली की बात सुनकर ठहाके लगाए। एक दरबारी ने कहा, देखो, तेली भी सलाह देने लगे। यह क्या जाने राजकाज के बारे में। लेकिन राजा भोज ने गंगू तेली को रोका और कहा, बोलो गंगू तेली, मैं तुम्हारी सलाह सुनना चाहता हूँ। गंगू तेली ने कहा, महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा प्रकृति को बहुत करीब से देखा है। बारिश न होने का मतलब यह नहीं है कि पानी है ही नहीं। पानी जमीन के नीचे है। हमें बड़े बड़े कुएं और बावड़ियां बनवानी चाहिए और हमें उन कुओं और बावड़ियों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए, ताकि पानी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इससे न केवल हमें पानी मिलेगा, बल्कि हमारी जमीन भी उपजाऊ बनेगी। दरबारी हंसने लगे। क्या बकवास है। कुएं खोदने से क्या होगा? क्या इससे बारिश हो जाएगी? लेकिन राजा भोज ने गंगू तेली की सलाह को गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने इंजीनियरों और मजदूरों को बुलाया और गंगू तेली की योजना के अनुसार काम शुरू करने का आदेश दिया। गंगू तेली ने खुद कुदाल उठाई और सबसे पहले कुआं खोदना शुरू किया। उन्हें देखकर सारे मजदूर भी उत्साहित हो गए। धीरे धीरे पूरे राज्य में बड़े बड़े कुएं और बावड़ियां बनने लगी और गंगू तेली की योजना के अनुसार उन सबको एक दूसरे से जोड़ा जाने लगा। और एक दिन जब पहला कुआं पूरा हुआ तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने गंगू तेली की जय जयकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हर गांव में कुएं बनने लगे और पानी की समस्या दूर हो गई।
राजा भोज ने गंगू तेली की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की बहुत तारीफ की। इस घटना के बाद दरबारियों का गंगू तेली के प्रति नजरिया बदल गया। उन्हें यह समझ में आ गया कि गंगू तेली एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी सादगी और मेहनत से एक बड़ा संकट दूर किया। गंगू तेली की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से राज्य में पानी की समस्या दूर हो गई थी। हर गांव में कुएं और बावड़ियां बन गई थीं और जमीन फिर से उपजाऊ हो गई थी। राजा भोज बहुत खुश थे। उन्होंने गंगू तेली को दरबार में बुलाया और कहा, मेरे प्रिय मित्र गंगू तेली, तुमने मेरे राज्य को एक बड़े संकट से बचाया है। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस किसी भी मंत्री से कम नहीं है। मैं तुम्हें एक बड़ा जागीरदार बनाना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत सारी जमीन और धन देना चाहता हूँ। यह सुनकर गंगू तेली मुस्कुराए। उन्होंने राजा भोज के सामने हाथ जोड़े और कहा, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे यह सब नहीं चाहिए। राजा भोज हैरान हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन क्यों मेरे मित्र? यह सब तुम्हारा हक है। तुम इस सम्मान के हकदार हो। गंगू तेली ने कहा, महाराज, जब मैं आपके साथ था तो मैंने देखा कि एक राजा के लिए सबसे बड़ा धन उसका राज्य और उसकी प्रजा होती है, न कि उसकी संपत्ति। मैं एक तेली हूँ और मेरा जीवन कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करने में है। मुझे उसी में खुशी मिलती है। राजा भोज ने कहा, लेकिन तुम अब मेरे मित्र हो। तुम एक राजा की तरह जी सकते हो। गंगू तेली ने कहा, महाराज, एक राजा तो राजा ही रहता है, भले ही वह कोल्हू के बैल की तरह काम करे। और एक तेली तो तेली ही रहता है, भले ही वह राजा की तरह जिए। मेरा राजधर्म तो आपके लिए था, न कि मेरे लिए। मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि आप मेरे मित्र हैं और आपका राज्य मेरा भी राज्य है। गंगू तेली की बात सुनकर राजा भोज की आंखें भर आईं। उन्हें यह समझ में आ गया कि गंगू तेली एक बहुत ही महान और सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने यह भी समझ लिया कि गंगू तेली ने उनकी मदद किसी लालच में नहीं, बल्कि सच्चे मन से की थी। राजा भोज ने गंगू तेली को गले लगाया और कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुमने मुझे एक और बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। तुमने मुझे सिखाया है कि असली अमीरी दिल में होती है, न कि जेब में। गंगू तेली ने राजा भोज को प्रणाम किया और अपने गांव वापस लौट गए। उन्होंने फिर से अपना कोल्हू चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब वह सिर्फ एक तेली नहीं, बल्कि एक सम्मानित और ज्ञानी व्यक्ति बन गए थे, जिनकी सलाह लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। राजा भोज ने भी गंगू तेली से एक नया सबक सीखा। उन्होंने अपने राजकाज में सादगी और मेहनत को और भी ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। उनके दरबार के सभी दरबारी भी गंगू तेली से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। और उस दिन से हर व्यक्ति की जुबान पर एक नया मुहावरा था, कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली, लेकिन इसका अर्थ अब बदल चुका था। इसका अर्थ अब यह था कि एक व्यक्ति की महानता उसके पद से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल से होती है।